मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर बढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा आपसे शिकायत है, आप लोग होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं। देखो बच्चों, हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। कल जो मैंने अपना सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें से आपको गूगल ड्राइव पे क्वेश्चन भी दे चुका था, है ना। गूगल ड्राइव पे क्वेश्चन भी दे चुका था और आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर चुका था। तो आपको होमवर्क बनाना है, होमवर्क बना करके आपको भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। जब तक होमवर्क बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजेगा तो हमको कहाँ से पता चलेगा। तो इस बात पे ध्यान रखिए, जो वीडियो देखिए गूगल ड्राइव डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ रहेगा। गूगल ड्राइव खोलिए, डाउनलोड कीजिए उस पेज को डाउनलोड करने के बाद उसका सारा क्वेश्चन आंसर बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बाद सेंड कर दीजिए डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, हम उसको चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद फिर दूसरा वीडियो तैयार रह जाइए, है ना। दूसरा वीडियो को आप देख लीजिए, फिर दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपका 10 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाए, है ना। हर दिन आपका 10 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कल हम लोग ये जान गए थे कि सीक्वेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और स्पेशल टाइप। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं। हालांकि इसको हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो उनको पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ से आपको पता चल गया प्रोग्रेशन क्या है, कि कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अर्थमेटिक कहने का मतलब क्या है, डिजिट। अर्थमेटिक कहने का मतलब होता है डिजिट, कि अगर कोई डिजिट कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो मेंशन करना जरूरी है। कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई टर्म है 3, 5, 7, 9, 11, ये टर्म ली, इसको बस इतना तक ही रहने दी। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो जो पहला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ए। पहले टर्म क्या बोलते हैं, ए का वैल्यू 3 है। और इन दोनों के बीच यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब चूंकि इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो ये ए हो गया हमारा 3, डी हो गया 2। यानी कि वैसे प्रोग्रेशन जिनमें दो टर्म का रेशियो, दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो, दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वो हमारा एपी में होगा, यानी कि हमारा एपी में है ना। जैसे अगर हम लेते हैं 1, 7, 13, 19, सब में 6 ऐड हो रहा है, यानी इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या है, CD यहाँ पे क्या है, 6 है, ये क्या है, 3 है, यानी कि आपका क्या हो गया, एपी में है। अगर हम इसकी बात करें 1, 7, या फिर हम इसको ले लें 1, 8, 27, 64, तो क्या एपी में होगा, जाहिर सी बात एपी में नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। तो चलिए एपी में कौन कौन होगा ये पता चल गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो a इक्वल टू 1 है 3, ठीक है। अच्छा, a प्लस डी, ये आपका हो गया a1, a2 क्या हो गया, a प्लस डी, 3 + 2 5, यही है ना, 3 + 2 5। अगर ये 3 का बार किया जाए तो a प्लस 2d, देखिए a का वैल्यू 3, 2d का वैल्यू 2, 2 2 4 + 3 7, इस तरह से आ रहा है ना। अगर a4 का बात किया जाए a प्लस 3d, d का वैल्यू 2, 3 2 6, 6 2 सॉरी 2 3 6, हाँ ठीक, 6 2 6 + 2, 1 मिनट, 2 2 4 + 3, हाँ ठीक तो है, 6 3 9, इस तरह से ऐड होता आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको टर्म निकालना है तो टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस n - 1 × d, a प्लस n - 1 × d। कहाँ से आया था, देखो यहाँ से अगर हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 हो रहा है, 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम n लेंगे, 4 है तो 3, n है तो n - 1 है ना, देखो तुम ध्यान से, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, n है तो n - 1 हो जाएगा। यानी इसको हम tn लिखें या फिर an लिखें, बात तो बराबर है। या तो हम tn लिखें तो हम an लिखें, दोनों का बात बराबर है। यानी कि tn इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n - 1 × d, या फिर an का वैल्यू हो जाएगा a प्लस n - 1 × d, दोनों एक ही चीज है। अगर हम लास्ट टर्म निकालना है तो d हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, l हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म, l हमारा क्या डिनोट करता है, लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म से हमको टर्म तक फाइंड आउट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे पास tn हो जाएगा l - tn, या फिर an ही लिख लो इसको, l -
n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन ऐड हो जाएगा। इसी साथ सम वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी हम नंबर ऑफ टर्म का ही क्वेश्चन कुछ कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सम पे आएंगे। तो अभी तक बेसिकली हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, बेसिकली हमको ये पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नथिंग बट इज दैट प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम, देन इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। टीएन का फॉर्मूला ये आ गया, कहाँ से आया, तो इस तरह से इसको हम एक्सपेंड करके टीएन का फॉर्मूला लाए, है ना। अब एक दो चीज में और जानने वाली बात है, उसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कहेगा कि लेट 3 टर्म इन एपी, कम से कम बच्चों एपी में कोई भी टर्म को लिखने के लिए हम कम से कम 3 टर्म चाहिए। कितना टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए, क्योंकि ए बी और सी लेंगे तो बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल होगा, तभी ना हमारा एपी में होगा। कंपेयर करने के लिए बी माइनस ए और सी माइनस बी करेंगे तभी ना एपी में होगा। यानी मिनिमम को कितना चाहिए, 3 टर्म चाहिए ही चाहिए एपी को शो ऑफ करने के लिए। तो अब आपके पास क्या कहेगा कि अगर 3 टर्म एपी में है तो उस टर्म को हम क्या क्या मानेंगे, सपोज क्या क्या करेंगे, ये चीज देख लीजिए। बहुत अच्छा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। अगर 3 टर्म एपी में है तो वो तीनों टर्म क्या क्या सपोज होगा। अगर एक्स वाई यहाँ पर नहीं सपोज करें, हम लोग सपोज करेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी, इस तरह सपोज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करेगा, इजी बना देगा। सपोज हम ए प्लस ये भी कर सकते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d, है ना, ये भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन ये सपोज करना ज्यादा इजी रहेगा, ये सपोज करना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कह देगा कि सम करना है तो सम करने माइनस डी कट गया, हमारे पास 1 वेरिएबल बच जाएगा, है ना। 3 टर्म को सपोज करना है तो हम लोग ये सपोज करेंगे। 4 टर्म को सपोज करना है तो हम लोग ये सपोज करेंगे। अगर 5 टर्म को सपोज करना है तो हम लोग ये सपोज करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डी का ही डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों में 2d का डिफरेंस है। इसमें 2d ऐड कीजिए तो यहाँ पहुंचेगा, इसमें 2d ऐड कीजिए यहाँ पहुंचेंगे, या इसमें 2d ऐड कीजिए वहां पहुंचेंगे, है ना। अच्छा 5 टर्म कहेगा तो a माइनस इससे बढ़ जाओ 2d d a 2d, इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। सब में a माइनस 2d में d ऐड करेंगे तो यहाँ, इसमें d ऐड करेंगे तो यहाँ, इसमें d ऐड करेंगे तो यहाँ, इसमें d ऐड करेंगे यहाँ, यानी सब में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, हमारा सेम हो रहा है। सबका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, d आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार हम लोग सपोज करेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर ABC AB में है तो इसमें हम लिख सकते हैं b माइनस ए इक्वल टू c माइनस बी, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस आपस में बराबर होगा बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं, b को इधर लाएं तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि हम लिख सकते हैं b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। अगर ABC AP में है तो हमारे पास b इक्वल टू a प्लस सी इक्वल टू 2 लिखा जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 2 लिखा जाएगा। तो आई होप AP का इतना इंट्रोडक्शन काफी है। हम लोग जल्दी से इसका हम लोग डिफिनेशंस लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, डिफिनेशंस लिख सकते हैं। डिफिनेशन हमारे पास ये रहा, सारा डिफिनेशन क्लियर है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। थोड़ा सा एक बार हम रीड आउट भी कर देते हैं, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीड आउट कर देते हैं, क्या है, एपी सीक्वेंस व्हिच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, बाय ए फिक्स नंबर, यानी टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स नंबर होता है, उसे एपी बोलते हैं। फिक्स नंबर आल्सो कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, वही चीज है, अलग से सिर्फ डिफाइन किया गया है। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए फर्स्ट टर्म, और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ए को क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चला गया, ठीक है। अच्छा एन टर्म अब क्या हो जाएगा, देखो एन टर्म का हम बताएं टी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। या फिर हम डी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा चीज है। डी हम लोग किस तरह से निकालेंगे, टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यही है ना, टर्म माइनस प्रीसीडिंग, डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म, तो टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अब क्या है, सम, अच्छा सम भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सम का तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना बच्चों, सम का फॉर्मूला है ना, ये अगर हमारे पास 2a प्लस एन माइनस 1 डी, या फिर n/2 इंटू ए प्लस एल, एल क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म, ए और एल क्या है, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म और एल क्या है, लास्ट टर्म है। और हाँ वेयर एल इज द लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि यही दोनों फॉर्मूला तो अभी यूज ही करना है आपको, यही दो फॉर्मूला तो आपको यूज करना है, ठीक है। यानी टीएन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एसएन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सारी चीज को नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए एक चीज और नोट डाउन करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक चीज और नोट डाउन करना है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ये कर लेते हैं। क्या है, इफ ईच नंबर ऑफ एपी का सभी टर्म इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है बाय द सेम टर्म, तो अगर एक टर्म से उसको मल्टीप्लाई, ऐड या डिवाइड, सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्टिंग भी हमारा एपी में ही होगा, रिजल्टिंग हमारा क्या होगा बच्चों, एपी में ही होगा। तो इस चीज को हम समझते हैं, अच्छा इधर आ गया, इस चीज को हम समझते हैं क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म हम एपी में ले लेते हैं, जैसे 4,
ठीक है। 4 के बाद लेते हैं 8, 12, 16। अब इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। मान लीजिए हम ऐड कर रहे हैं, 4 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 8, 12, 16, 20। क्या ये भी एपी में है? दोनों कॉमन डिफरेंस है में। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4, तो 0, 4, 8, 12। क्या ये भी एपी में है? यस, ये भी एपी में है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, तो 4 16, 32, 48, 64। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, दोनों का कॉमन डिफरेंस बदल गया, लेकिन है एपी में ही। देखो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट 16, इसका सब्ट्रैक्शन 16, इसका सब्ट्रैक्शन 16 है ना। मल्टीप्लाई भी कर दिए, सब में सभी टर्म में मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो भी हमारा एपी में, लेकिन कॉमन डिफरेंस सिर्फ चेंज हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी सेम था। चलिए डिवाइड भी करके देख लेते हैं। डिवाइड भी करते हैं, 4 ही से डिवाइड करते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कीजिए, तो सब में कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? 1 है। यानी कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड में, बट दे आर स्टिल इन एपी। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज भी नहीं हुआ, और हम कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, और फिर भी वो क्या है हमारा एपी में है। यानी चारों का चारों एपी में होगा। यानी एपी में कोई भी अगर नंबर है उसमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें बाय ए फिक्स नंबर, देन रिजल्टिंग आल्सो इन द एपी, है ना। तो फर्स्ट लाइन आपका यही था। सेकंड लाइन में हमारा देखते हैं, सेकंड लाइन क्या है। अच्छा, सेकंड लाइन तो अभी बताया ना, अगर 3 टर्म लेना है तो a माइनस डी, a प्लस डी, है ना। 4 टर्म लेना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 टर्म लेना है तो इस तरह से, 6 टर्म लेना है तो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं खास इसमें, है ना। और क्या है, द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इंड इज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, ये ऐसे नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ ही करेंगे, इसको भी रुक जाते हैं यहाँ पे। एनी टर्म ऑफ एपी, इसको भी प्रूफ कर लेंगे, है ना। दोनों का दोनों भी हम लोग प्रूफ करेंगे। टी एन इक्वल टू क्या है, एस एन मतलब एस एन माइनस 1, ठीक है। ये आपको तो पता ही है ना, कि अगर टी एन निकालना है, कोई भी अगर हमको टर्म निकालना है, तो पूरे सम का टर्म माइनस उसके एक प्रेसिडेंट टर्म का सम निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एन बराबर हो जाएगा। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। जैसे अगर आपको निकालना है, क्या था, 4, 8, 12 और 16 यही था ना। अगर आपको निकालना है T3, सपोज दैट आपको क्या निकालना है, T3 निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, इन सभी का सम, S3 3 टर्म का सम, इससे एक पहले माइनस इन दोनों का सम, क्या T3 के बराबर नहीं होगा, देख लीजिए। इस सभी को ऐड कीजिए और फिर इन दोनों को उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या वो T3 नहीं आएगा। तो यही चीज यहाँ डिनोट किया जा रहा है कि हम जहां तक जो नंबर पूछ रहे हैं हमसे, वहां तक के सबको ऐड करता है, उससे एक प्रीसीडिंग टर्म को सबको माइनस कर देंगे, उसके एक प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देंगे, सबको माइनस कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, Tn फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आ गए ना बच्चों, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या है, हाँ ये भी हम बता दिए अभी, इफ ABC और AP देन AP इक्वल टू 2AB इक्वल टू A प्लस C, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन सिर्फ बचा है, जिसको अभी हम करने वाले हैं। फोन नंबर बचा, हाँ ये प्रूव करने वाला बचा, जिसको भी हम करने वाले, बाकी आप सब नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, चलिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम मेंशन किए हुए हैं, तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वाला ये रहा आपका, यही क्वेश्चन था ना, यही प्रूफ करना था ना, पढ़ लीजिए। In an AP, the sum of the term equidistance from the beginning and end is always same as the equal to the sum of the first and the last term. क्या कह रहा है, इसको हम ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे समझने की जरूरत है इसको बच्चों। कहा क्या रहा है, इन एन AP, कोई भी एक AP है, A1, A2, A3, A4, टेक हम AP ले लेते हैं, AN-3, AN-2, AN-1, AN, ठीक है, ये AP हमारा हो गया। क्या कहा, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, बिगिनिंग से टर्म को लेना है, बिगिनिंग से इक्विडिस्टेंस और लास्ट से इक्विडिस्टेंस। तो कोई भी एक टर्म को हम पिक आउट कर लेते हैं, कोई भी एक टर्म को क्या कर लेते हैं, पिक आउट कर लेते हैं। चलो मान लो A3 को हम पिक आउट किए, यानी पहला दूसरा तीसरा टर्म इधर से पिक आउट किए, तो क्या कहा, सम ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। तो इक्विडिस्टेंस हमारा क्या लेता है, इक्विडिस्टेंस हम बिगिनिंग से ले लिए और इक्विडिस्टेंस एंड से ले लेते हैं, 1 2 3, ये वाला टर्म आ गया। यानी कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास A3 है एंड फ्रॉम द एंड ये 3 है, तो ये दोनों क्या होगा, इज ऑलवेज सेम, ये सेम होगा, किसके सेम होगा, यानी कि सेम होगा, इसका मतलब इक्वल कह रहा है, ये दोनों अपन सॉरी क्या कह रहा है, इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो रहा है, टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। क्या रहा है कि यहाँ से हम तीसरा टर्म लिया, लास्ट से तीसरा टर्म नहीं, उसका सम की, तो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट,
यही कह रहा है बच्चों। फिर से बात को समझिए क्या कहा कि हम जो स्टार्टिंग से जो टर्म लेंगे और लास्ट से जो टर्म लेंगे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग इन, उसका अगर हम सम करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, उसका हम सम करते हैं तो वो इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यानी कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे a4 ले रहे हैं तो वहाँ से n-3 लेंगे इक्वल टू a प्लस a माइनस n, है ना। अगर यहाँ से हम a5 ले रहे हैं तो उधर से क्या लेंगे, n-4 लेंगे इक्वल टू a प्लस n, यानी सब इसके आपस में बराबर ही होगा। तो ऐसा करते हैं हम 1 2 को प्रूव कर लेते हैं, बाकी तो हमारा क्लियर ही हो जाएगा। यानी कि आपको प्रूव क्या करना है, अब आपको प्रूव क्या करना है वो देखिए। आपको प्रूव करना है कौन सा टर्म पिक करें, चलिए थर्ड नंबर ही ना टर्म था, तो थर्ड नंबर पे पिक कर लेते हैं। एक ही ले लेते हैं a3, यहाँ से आप प्लस उधर से an-2, इधर से तीसरा टर्म उधर से भी तीसरा टर्म इज इक्वल टू a प्लस an, यही प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है। चलिए LHS लेते हैं। a3 चलिए बताओ t प्लस सॉरी a3 क्या होगा, a प्लस t का वैल्यू 3, n लिख लेते हैं तो 2d हो गया ये। अच्छा an-2, n-2 माइनस 1, ठीक है ये हो गया, है ना, an-2 ये हो गया आपका LHS में। अब इसको हम ऐड करते हैं तो a प्लस 2d प्लस a प्लस nd माइनस 3d, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस a 2d 2a, अच्छा 2d माइनस d यानी प्लस nd और माइनस d, ये कहीं ना कहीं आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास, a प्लस a 2a माइनस 3d प्लस 2d, तो माइनस d nd का तो nd हो गया। अगर हमारे पास RHS भी इतना आ जाए, अगर हमारे पास RHS भी इतना आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा ना। चलिए देखते हैं RHS की तरफ। a प्लस an सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू d, a प्लस a 2a nd माइनस d। क्या LHS RHS बराबर है, क्या LHS RHS बराबर है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सही है, हम लोग कोई भी एक टर्म को लेकर के चेक कर लिए वो हमारा क्या आ गया, सही आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम उतना ही होगा जितना वो क्या होगा, आगे से इक्वी डिस्टेंस लिया गया, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट, इनमें से लिया गया टर्म के बराबर होगा। या फिर इसको अगर हम एक और अगर बताना चाहे तो एक और हम बता सकते हैं कि आगे से जो टर्म लिए, मान लीजिए हम यहाँ से लिए a2, वहां से ले क्या an-1, इसका सम किसके बराबर होगा, a प्लस an के बराबर होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। और हम ये भी तो कह सकते हैं कि a3 आगे से लिए पीछे से लिए an-2, ये भी a प्लस n के बराबर होगा। बात को समझिए हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिए कि अगर हम बिगिनिंग से सेकंड टर्म लिए, लास्ट से सेकंड टर्म लिए तो वो तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर होगा। अगर हम बिगिनिंग से थर्ड टर्म लिए, लास्ट से थर्ड टर्म लिए तो वो भी फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट टर्म के बराबर होगा। तो अगर ये और ये आपस में बराबर हो जाए तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये कि आप बिगिनिंग से और एंड से जो टर्म का सम लेते हैं और ये इक्वल होगा, फिर से बिगिनिंग और एंड का जो टर्म का सम लेते हैं उसके इक्वल होगा। इसका मतलब अगर आप बिगिनिंग से सेकंड टर्म लिए और लास्ट से सेकंड टर्म लिए, बिगिनिंग से सेकंड टर्म लिए और लास्ट से सेकंड टर्म लिए तो वो इक्वल होगा बिगिनिंग से थर्ड टर्म के और लास्ट से थर्ड टर्म के। ये हमारा लास्ट टर्म नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म का सम उतना ही होगा जितना बिगिनिंग से 17 टर्म और लास्ट से 17 टर्म का सम होगा। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म का सम उतना ही होगा जितना बिगिनिंग से 17 टर्म और लास्ट से 17 टर्म का, यानी जो टर्म हम ले रहे हैं बिगिनिंग से एंड से उसका सम इज इक्वल टू फिर से जो सम ले रहे हैं बिगिनिंग एंड लास्ट से उसका सम बराबर होगा। तो आइए ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हालांकि इसको तो हम प्रूफ ही करने थे, इसको हम क्या करना था, इसको इसमें प्रूफ करना था। देखो फोर्थ वन वही है ना, द सम ऑफ द टर्म एपीडी इक्वल फ्रॉम द बिगिनिंग इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द फॉर्म फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या है, 11 टर्म ऑफ एपी इज 80, डायरेक्ट लिखिए क्या हो जाएगा, a प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं 10d, अच्छा लो फॉर्मूला ही लिख देते हैं, यानी क्या होगा a प्लस 10d इक्वल टू 80। उसके बाद क्या बोला, 16 टर्म इज 110, यानी a प्लस 15d इक्वल टू
110 और क्या बोला 31 टर्म फायदा करना है तो ये बहुत ईजी है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करेंगे बच्चों, T11 दिया हो यानी 11 का वैल्यू हम लिख दें यहाँ पे। क्या किए वहाँ पे ये देखो आप, T11 दिया हुआ है, T11 इज 80, T11 क्या होगा a प्लस n माइनस डी है ना फॉर्मूला, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 80। T16 दिया हुआ है, T16 यानी a प्लस 15d, कहाँ से आया प्लस 15d, तो कहीं सर Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T16 हो गया a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 15d। तो ये आप हमेशा भी याद ही रख लीजिए, यानी कि जो आपसे पूछा जाए T17 तो a प्लस 16d। अब डायरेक्ट ध्यान ही रखिए, हो जाएगा T99 a प्लस 98d है ना, जितना ध्यान रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। T16 तो T16 क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d इसका 180। अब बताओ T89 है ना, तो T89 क्या जगह a प्लस 88d। तो चलिए ठीक है, अब बताओ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में दोनों में एक कॉमन है, ऐसा करते हैं एलिमिनेशन मेथड 1 माइनस 2 है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा ना हम लोग क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो a प्लस 10d इजकल टू 80 और a प्लस 15d इजकल टू 110, सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट माइनस 5d माइनस 30, d का वैल्यू 6। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। आप लोग 10 में बनाए हो इसलिए आप लोग को और इजी लग रहा होगा है ना, और जिसको इजी नहीं लग रहा वो समझाते नहीं है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा है ना। तो d का वैल्यू 6 आ गया, तो d का वैल्यू 6 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ d किस में, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो गया a प्लस 10d इक्वल टू 80, a का वैल्यू 6 सॉरी d का वैल्यू 6 ना, तो 60 हो गया यानी a का वैल्यू 20, a का वैल्यू क्या है 20। अच्छा फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है T31 ना, T31 फाइंड आउट करना है। चलिए T31 फाइंड आउट करते हैं, स्पेस नहीं है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं T31 क्या हो जाएगा a प्लस 30d है ना, डायरेक्ट बता देंगे a प्लस 30d, a का वैल्यू 20, 30 इंटू 6 200 कितना आ जाएगा बच्चों 200 आंसर आ जाएगा। तो T31 का वैल्यू कितना 200। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर है ना, क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिए, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था है ना। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं इसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए, तो चलिए हम ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, if ABC is a PQR term respectively prove that this o, यानी हमको ये लाना है। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ABC द PQ टर्म यानी P टर्म आपका ये है, P टर्म है यानी इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा ये A पहले से मेंशन करिए तो हम लोग पहले टर्म को ये नहीं मानेंगे बच्चों, क्योंकि A ये कंसीडर कर दिया, क्वेश्चन वाला ये खुद ले लिया अपने हाथ में, तो हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। लेट पहले लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म क्या ले ले बच्चों, ए बी सी ये ले लिया है, पी क्यू आर ये लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं एक्स, और कॉमन डिफरेंस डी ही रहने देते हैं, हाँ डी ही रहने देते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पी टर्म टी पी इज इक्वल टू ए, तो पी टर्म होगा मतलब इसमें एक कम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो एक जगह पे क्या है एक्स, एन की जगह पे क्या है पी, एक ये आया ठीक है। अब इसका डायरेक्ट टी क्यू क्या है बी, यानी कि फॉर्मूला एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये बी आया है ना। सी का टी आर इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। चलिए अब ए बी सी निकल गया। अब करना क्या बच्चों, अब ध्यान क्या करना है हमको, Q माइनस आर लाना है। क्या लाना है Q माइनस आर, तो Q माइनस आर कहाँ से आया, तो Q माइनस आर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ सकता है। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, देखो यहाँ पे Q है यहाँ पे R है, क्यू डी माइनस आर डी करेंगे तो Q माइनस तो आ रहा ही जाएगा ना, Q माइनस तो आ रहा ही जाएगा। तो ऐसा करते हैं 1 2 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए करते हैं। तो 1 माइनस 2 करें पहले, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट, पी डी माइनस क्यू डी हम डायरेक्ट बना रहे बच्चों, पी डी माइनस क्यू डी हो गया ठीक है। ये माइनस डी और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस डी। ये बात आया समझ में, हम कैसे कर दिए हैं फिर समझिए।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, x माइनस एक्स, कहानी खत्म। p इंटू डी, पी डी हो गया, q इंटू डी, क्यू डी हो गया, तो ये पी डी माइनस क्यू डी। अब यहाँ पे माइनस डी तो माइनस डी, ये माइनस में है ना, तो माइनस माइनस से डी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया, a माइनस बी, डी डी कैंसिल, यानी p माइनस क्यू डी इक्वल टू a माइनस बी। एक एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया। अब हम 2 माइनस 3 करते हैं इसी तरह से, तो 2 माइनस 3 एक्सेस कैंसिल, क्यू डी माइनस आर डी, और फिर से प्लस डी माइनस डी कैंसिल, बी माइनस सी, तो आपके पास डी कॉमन हो गया, डी माइनस आर, डी माइनस सी। चलिए थर्ड वन निकाल लेते हैं, तो 1 और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते, क्या क्या लेना था। तो बच्चों हम यहाँ तक कर लिए, आर माइनस पी डी इक्वल टू सी माइनस ए हो गया, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट है क्यू माइनस आर। तो ऐसे देखते हैं क्यू माइनस आर रिक्वायरमेंट, तो डी को हम यहाँ भेज देते हैं। अगर क्यू माइनस आर रिक्वायरमेंट है तो बी माइनस सी डिवाइड बाई डी, है ना। अगर रिक्वायरमेंट क्यू माइनस आर है तो हमारे पास क्यू माइनस आर का वैल्यू बी माइनस डी डिवाइड बाई डी हो गया। उधर रिक्वायरमेंट क्या, आर माइनस पी, तो आर माइनस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी माइनस ए डिवाइड बाई डी। उधर रिक्वायरमेंट क्या है, पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई डी, यही है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को ही पिक कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को ही पिक कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या आपके पास, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू, यही है ना। इसका टू हमको लाना है, तो a का वैल्यू ये रहने दिए, क्यू माइनस आर क्या है, क्यू माइनस आर है बी बाई सी डिवाइड बाई डी, यानी कि बी माइनस सी डिवाइड बाई डी। आर माइनस पी क्या है, तो सी माइनस ए डिवाइड बाई डी। पी माइनस क्यू क्या है, पी माइनस क्यू होता है ए माइनस बी डिवाइड बाई डी। चलिए सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी माइनस ए सी बाई डी, ये क्या हो जाएगा, बी सी बाई डी माइनस ए बी बाई डी, ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई डी माइनस बी सी बाई डी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अरे ये तो कट गया ना, ए सी बाई डी, ए सी बाई डी, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी, बी सी बाई डी, बी सी बाई, ये तो ईजिली आ गया बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। मतलब करना क्या था, हम क्या किए यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे इरेज हो गया है, इसको लिख लेते हैं, टी आर इक्वल टू सी। यहाँ पे जो दिया हुआ था, हम टी पी, टी क्यू और टी आर का हम वैल्यू निकाले, वैल्यू निकालने के बाद हम सब्ट्रैक्ट किए। सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि हमको क्यू माइनस आर, आर माइनस पी चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये सार आ गया, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट किए, तो आपके पास 0 आंसर आ गया, है ना। प्रोसीजर क्या करना है, वैल्यू निकालना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन था, ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग को 11 क्लास में करना है ना। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और है, इसे करते हैं, इसको तब तक इरेज करते हैं। आप इसको बनाना चाहेंगे तो बनाइए। ओके, क्वेश्चन क्या है, इन एन ए पी पी क्यू, फिर से वही चीज आ गई थी, तो लिखो पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू। तो आप डायरेक्ट लिखे बच्चों इसको, ए प्लस, क्योंकि ए और डी तो कहीं इरेज किया, चले ठीक है, ए प्लस डी पी माइनस 1 और डी इक्वल टू ए क्यू। अच्छा क्यू टर्म क्या है, 1 बाई पी, यानी कि इसको लिख लेते हैं ए प्लस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमको फाइंड पी क्यू टर्म चाहिए, हमको क्या चाहिए, पी क्यू टर्म। तो अगर हम ए और डी का वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए कुछ काम बन जाएगा। अब ए और डी का वैल्यू क्या निकालेंगे बच्चों, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए कैंसिल आउट, और ये जैसे कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या होगा, डी का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2 ए से ए कैंसिल, आपको सब्ट्रैक्शन में आ गया ये और इधर से क्या आ गया, ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये और इसका सब्ट्रैक्शन एक कैंसिल हो गया, 1 माइनस क्यू 1 माइनस पी। इसको अब जल्दी सॉल्व करेंगे, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी हो गया, और ये हो गया पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। एलसीएम लीजिए, क्यू से क्यू कटा तो पी आ गया, क्यू से क्यू, पी से पी कटा तो यहाँ पे क्यू आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। डी से डी कैंसिल, तो पी माइनस क्यू, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया नहीं। देखो पी क्यू कैंसिल, तो अब डी का वैल्यू क्या लिख सकते हो, डी का वैल्यू 1 बाई पी क्यू, डी का वैल्यू क्या हो सकता है 1 बाई पी क्यू। अच्छा डी का वैल्यू निकल गया तो ए का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, है ना, निकाल सकते हैं ना। तो ए का वैल्यू निकालो, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू। तो ए पी को ऐसे ही रहने देते हैं, डी का वैल्यू क्या है बच्चों 1 बाई पी क्यू, 1 बाई क्यू। तो
ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, पी से पी कट गया यानी आ गया ए प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ये तो फिर से कैंसिल आउट हो गया 1 बाई क्यू। तो आया आपके पास कितना यहाँ पे 1 अपॉन पी क्यू है ना, यानी डी का वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, ए का भी वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू। निकालना क्या है पी क्यू टर्म, टी पी क्यू निकालना। तो क्या होगा बच्चों फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन जगह तो पी क्यू ही ना होगा, पी डी लिख रहे हैं, पी क्यू। ए का वैल्यू क्या है 1 बाई पी क्यू, और ये तो पी क्यू ही रह जाएगा। डी का वैल्यू क्या है फिर से 1 बाई पी क्यू, तो 1 बाई पी क्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करके पी क्यू बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, तो ये तो कट गया और ये डिवाइड होकर 1 आ गया, यानी आंसर इसका 1 आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या किए एक बार फिर से देख लीजिए, दिया हुआ था पी टर्म यानी टी पी इक्वल टू 1 बाई क्यू, तो पी टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई क्यू। क्यू टर्म दिया हुआ तो इस तरह से लिख सकते हैं। जब हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट द ए एंड डी, ट्राई टू फाइंड आउट द ए एंड डी, क्योंकि अगर हम ए और डी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो एपी तो बेसिकली उसी पे डिपेंडेंट है, एपी अरिथमेटिक प्रोसेस बेसिकली उसी पे डिपेंडेंट है। ए और डी पता चल गया तो हमारा आधा काम तो हो गया। तो ए और डी पता करने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हम डी निकाल लें इजिली। अब जैसे ही हमें डी पता चल गया, जैसे हमें डी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, वहां से हमारा ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो डी का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ए का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। हमें अब कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या हम बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। हम टीपी क्यू का वैल्यू पुट किए, हमारे पास टीपी क्यू आ गया, जो कितना है बच्चों सॉल्व करके आया 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। आप क्या कीजिएगा, होमवर्क डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसको बना करके सारे लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। चलिए ठीक है।